हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी बीसीए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट यूजी 2021 के केमिस्ट्री पेपर के बारे में। ये पेपर संडे को हुआ था, 12 सितंबर 2021 को। यहाँ हम पेपर का कोड P2 डिस्कस करेंगे। ये वीडियो सीरीज का पार्ट 5 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 91 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम इन सभी 10 क्वेश्चंस के आंसर्स, उनका एक्सप्लेनेशन, उनका डिफिकल्टी लेवल, साथ ही साथ वो कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं, ये सभी डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, अल्कोहल के प्रिपरेशन और एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टीज से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज। आपके सामने एक रिएक्शन दे रखी है, जिसमें आपके पास एक कंपाउंड है जिसका रिडक्शन आप करा रहे हो NaBH4 और एथिल अल्कोहल लेकर, और आपको बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। इस कंपाउंड में कीटोन फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है और एस्टर फंक्शनल ग्रुप भी है, और इसका रिडक्शन आप NaBH4 और एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस में करा रहे हो, और आपको मेन प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, तो आइए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार, फिर इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में जो केवल कीटोन था उसी का रिडक्शन किया गया है, बाकी जो एस्टर फंक्शनल ग्रुप है वो अनअफेक्टेड है। सेकंड ऑप्शन में एस्टर का पार्शियल रिडक्शन कर दिया और कीटोन का भी रिडक्शन कर दिया। थर्ड ऑप्शन में कीटोन को एज इट इज रखा लेकिन एस्टर का कंप्लीट रिडक्शन कर दिया। और फोर्थ ऑप्शन में एस्टर का भी कंप्लीट रिडक्शन कर दिया और साथ ही साथ कीटोन का भी अल्कोहल में कंप्लीट रिडक्शन कर दिया। अब आइए इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1। इसका कारण क्या है कि NaBH4 जो यहाँ पे दे रखा है वो एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। वो केवल कार्बोनिल कंपाउंड्स को, एल्डिहाइड कीटोन को ही रिड्यूस करता है करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में, लेकिन एस्टर्स को और दूसरे फंक्शनल ग्रुप को अफेक्ट नहीं करता है। और यही बात यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दी गई है कि NaBH4 is a mild reducing agent and it reduces carbonyl compounds, aldehyde and ketones into corresponding alcohols, बट इट डज नॉट रिड्यूस एस्टर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो कीटोन है वो कन्वर्ट हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल में, कन्वर्ट हो चुका है यहाँ पे। और ये जो एस्टर है, ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप एज इट इज रह जाएगा प्रोडक्ट के अंदर। मिथाइल ग्रुप की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा, एस्टर अनअफेक्टेड रहेगा और कीटोन जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसा ऑप्शन 1 में दे रखा है, इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। ओके, तो ये इजी क्वेश्चन था। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की। क्वेश्चन नंबर 92 केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है तो आप आराम से जवाब दे पाएंगे। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। द स्लोप ऑफ आरएनएस प्लॉट ln k versus 1 upon t of first order reaction is -5 into 10 to the power 3 k. The value of EA of the reaction is. Choose the correct option. For your answer, you are given R is equal to 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, यानी आपको ये कह रहा है कि जो आरएनएस इक्वेशन में जो हम आरएनएस प्लॉट लिखते हैं, जो कि होता है ln k और 1 अपॉन टी के बीच में प्लॉट, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बनाया गया। उसका स्लोप जो है वो है -5 इंटू 10⁻3। ठीक है, आपको बताना है एक्टिवेशन एनर्जी इस रिएक्शन की कितनी है, उसकी वैल्यू क्या है, और उसके लिए करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। आर की वैल्यू आपको दे रखी है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अब एक बार इसके ऑप्शंस देखते हैं, फिर हम इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन सेज -83 किलो जूल पर मोल, सेकंड ऑप्शन सेज 41.5 किलो जूल पर मोल, थर्ड ऑप्शन सेज 83.0 किलो जूल पर मोल, एंड फोर्थ ऑप्शन सेज 166 किलो जूल पर मोल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 2, यानी कि 41.5 किलो जूल पर मोल इज द राइट आंसर। अब ये आया कहां से? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें आरएनएस इक्वेशन की। तो आरएनएस इक्वेशन हमको पता है क्या होती है, k इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। अब इसका हम लॉग ले लेंगे दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, ln k इज इक्वल टू ln a प्लस ln e टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। अब हमें पता है ln e टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी माइनस ई अपॉन आर टी आगे आ जाएगा, तो क्या रह जाएगा, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई अपॉन आर, माइनस ई अपॉन आर इंटू 1 अपॉन टी। ओके, अब हम अगर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से इसको कंपेयर करें, तो ln k और 1 अपॉन टी के बीच में जब हम कर्व प्लॉट करेंगे, तो उसका स्लोप जो आएगा वो होगा माइनस ई अपॉन आर, और जो इंटरसेप्ट पार्ट होगा दैट इज इक्वल टू ln k।
यही बात हम आगे कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। तो जैसा कि मैंने अभी कहा, स्लोप ऑफ ln k वर्सेस 1/t कर्व इज m विच इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन आर। ये क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है कि जो स्लोप है वो कितना है, -5 इंटू 10⁻3। ये हो जाएगा माइनस ई अपॉन आर, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो ई इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻3 इंटू आर। आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 8.314 जूल पर मोल। इसको आपने सॉल्व कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, तो कितना आ जाएगा, ई इज इक्वल टू 41.57 इंटू 10⁻3 जूल पर मोल। और जूल को जब आप किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 1000 और ये 10 की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा। सो यार ये कम्स आउट टू बी 41.5 किलो जूल पर मोल। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 93 अमीन्स चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। हालांकि स्ट्रक्चर और रिएक्शन सीक्वेंस के हिसाब से आपको थोड़ा सा डरावना और डेंजरस टाइप लग रहा है, बट ये इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए। द रिएजेंट आर इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन इज। आपके सामने एक केमिकल रिएक्शन की सीक्वेंस दे रखी है और उसमें आपको बताना है कि जो आर रिएजेंट है वो क्या होगा। आप जैसा कि रिएक्शन में देख पा रहे हैं, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनालीन की रिएक्शन आपने कराई है NaNO2 और HCl के साथ 0 से 5 डिग्री पर। तो आपके पास बना है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन आप R से करा रहे हो तो आपके पास 1,3,5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन बन रहा है एज ए प्रोडक्ट। आपको बताना है ये R क्या है। आपके ऑप्शन है CuCN KCN, सेकेंड ऑप्शन है H2O, थर्ड ऑप्शन है एथिल अल्कोहल CH3CH2OH और फोर्थ ऑप्शन है HI हाइड्रोजन आयोडाइड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है थर्ड, दैट इज एथिल अल्कोहल। अब देखिए कैसे। जैसा कि मैंने कहा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 3 एथिल अल्कोहल। क्यों है, तो यहाँ पे जो रिएजेंट आर है वो एथिल अल्कोहल है। क्यों है आंसर, विच रिमूव्स द डायजोनियम ग्रुप फ्रॉम द बेंजीन रिंग। क्योंकि एथिल बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की जब हम बात करते हैं और उसकी रिएक्शन जब हम एथिल अल्कोहल के साथ कराते हैं तो वहां से डायजोनियम ग्रुप रिमूव हो जाता है। तो एथिल अल्कोहल का बेसिकली फंक्शन ये हो गया कि वो डायजोनियम ग्रुप को रिमूव कर देगा बेंजीन रिंग से। तो आपने लिया 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनालीन, उसकी रिएक्शन NaNO2 और HCl के साथ कराई 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो ये हो गया डायजोटाइजेशन रिएक्शन, जिससे आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर डायजोनियम ग्रुप ऐड हो जाएगा और आपके पास प्रोडक्ट बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ओके, और इसकी रिएक्शन अगर आप एथिल अल्कोहल से कराते हैं तो डायजोनियम ग्रुप पूरा ही रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास जो है, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन बच जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट बनेगा 1,3,5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 94 थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए। फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर अंडर आइसोथर्मल कंडीशन द करेक्ट ऑप्शन इज। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर आइसोथर्मल कंडीशन है और उस पे किसी गैस का इरिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है तो बताइए उसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या है। ऑप्शन फर्स्ट सेज डेल्टा U नॉट इक्वल टू 0 and delta S total equal to 0. Option 2 says delta U equal to 0 and delta S total equal to 0. Option 3 says delta U not equal to 0 and delta S total not equal to 0. And option 4 says delta U equal to 0 and delta S total not equal to 0. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 4, means delta U equal to 0 and delta S total is not equal to 0 for the expansion of an ideal gas under isothermal condition in and irreversible isothermal expansion. ओके, अब इसको समझते हैं ये आया कहां से, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ध्यान से। For a spontaneous process, delta S total is more than 0, and since irreversible process is always spontaneous, therefore delta S total is always greater than 0. तो पहली बात तो देखो, आपको कहा है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है और इरिवर्सिबल प्रोसेस हमेशा ही स्पॉन्टेनियस नेचर का होगा और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल यानी टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स हमेशा मोर देन 0 आता है। इसलिए डेल्टा एस टोटल तो नॉट इक्वल टू 0 होगा और मोर देन 0 होगा। ओके, दूसरी बात, हमें पता है इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यानी डेल्टा यू जो है वो एन सीवी डी टी के इक्वल होता है। डेल्टा यू इज ए फंक्शन ऑफ डेल्टा टी, मतलब डेल्टा टी अगर जीरो है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की और आइसोथर्मल प्रोसेस पे डेल्टा टी जीरो होगा, तो डेल्टा टी जीरो होने से डेल्टा यू भी जीरो होगा। तो करेक्ट आंसर है 4, जिसमें हम कह रहे हैं कि डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो बिकॉज वी आर टॉकिंग एट
तो वी आर एज्यूमिंग द कंडीशन एट आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस अगर लिया है तो डेल्टा टी जीरो है, इसलिए डेल्टा यू भी जीरो होगा। और क्योंकि आप इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हो जो कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, जिसके लिए डेल्टा एस टोटल भी मोर देन जीरो आएगा या नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। ओके स्टूडेंट्स, इजी क्वेश्चन था ये भी, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से पूछा गया। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 पीरियोडिक टेबल चैप्टर से पूछा गया एक इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस विच वन इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। यानी यहाँ पे आपको बताना है कि जो नीचे पेयर ऑफ आयंस दे रखे हैं उनमें से कौन सा आयन का पेयर आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है। आइसो का मतलब होता है सेम और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनमें सेम होते हैं। तो आपको ऐसे पेयर को सेलेक्ट करना है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है, यानी जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। तो आइए इसके ऑप्शंस की बात करते हैं, फिर हम इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन सेज Fe+2 Mn+2, सेकंड ऑप्शन सेज O-2 F-, थर्ड ऑप्शन सेज Na+Mg+2 एंड फोर्थ ऑप्शन सेज Mn+2 Fe+3। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, यानी Fe+2 और Mn+2 आयन जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है। तो हम पहले सबसे पहले बात क्लियर कर दें, जैसा कि मैंने आपसे कहा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए हम एक बार सारे स्पीसीज के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लें तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि जो पेयर आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं वो क्यों हैं और जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है वो क्यों नहीं है। तो एक बार देखिए जल्दी से सारी स्पीसीज के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट स्पीसीज है Fe+2। Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26, लेकिन उसके ऊपर चार्ज +2 है तो 26 - 2 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचे 24। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d6 4s0। Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25, चार्ज +2 है इसलिए 25 - 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे 23। ओके, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d5 4s0। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, लेकिन उसके ऊपर चार्ज है -2, इसलिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 8 + 2 दैट इज इक्वल टू 10 विच इज 2s2 2p6। एफ का एटॉमिक नंबर होता है 9, उसके ऊपर चार्ज है -1, तो 9 + 1 टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी F- के लिए 2s2 2p6। Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, लेकिन चार्ज +1 है इसलिए 11 - 1 करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 10। इसकी Na+ आयन की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2s2 2p6। इसी तरह से Mg+2 आयन की बात करें, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, लेकिन चार्ज +2 है इसलिए 12 - 2 करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 10। Mg+2 आयन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2s2 2p6। अब आगे देखिए, जो Fe+3 आयन है उसके लिए Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26, लेकिन चार्ज +3 है तो 26 - 3 दैट कम्स आउट टू बी 23। तो 3d5 4s0 Fe+3 आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया फर्स्ट ऑप्शन में Fe+2 और Mn+2, तो आप देख सकते हैं इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 24 और 23 हैं। ये स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए ध्यान से। तो जैसा कि मैंने अभी कहा, सिंस Fe+2 has 24 electrons and Mn+2 has 23 electrons, therefore these two species are not isoelectronic and the given pair is not isoelectronic pair which is given in option 1. Okay students, अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 96 की। क्वेश्चन नंबर 96 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड है, बट इसमें 2-3 फॉर्मूले आपको एक साथ अप्लाई करने जिस वजह से हो सकता है मॉडरेट हो, लेकिन अगर आपको अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर रखी तो फिर भी इजी क्वेश्चन भी कंसिडर किया जा सकता है। देखिए जरा एक बार बात करते हैं इसकी। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.007 m एसिटिक एसिड इज 20 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड? चूज द करेक्ट ऑप्शन। You are given molar conductance of H plus ion at infinite dilution is equal to 350 Simon centimeter square mole inverse, and molar conductance at infinite dilution for acetate ion is equal to 50 Simon centimeter square mole inverse. The option for this question are 2.5 into 10 to the power minus 5 mole per liter. Second option है 1.5 into 10 to the power 1.75 into 10 to the power minus 4 mole per liter. थर्ड ऑप्शन है 2.5 into 10 to the power minus 4 मोल पर लीटर, और फोर्थ ऑप्शन है 1.75 into 10 to the power minus 5 मोल पर लीटर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है एसिटिक एसिड का जिसकी मोलर कंडक्टिविटी आपको दे रखी है 20 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और आपको ये भी दे रखा है कि उस सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन है 0.007 m।
ठीक है, आपको बताना है एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka क्या होगा, जिसके लिए आपको एसिटिक एसिड के अंदर जो आयंस होते हैं, एसीटेट आयन और H प्लस आयन, उनकी मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर दे रखी है। ओके स्टूडेंट्स, अब पहले मैं बता देता हूं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 4, दैट इज 1.75 into 10 to the power minus 5 मोल पर लीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी कैसे आया तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम बात करें कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस की हेल्प से हम क्या कह सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटेट आयन प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H प्लस आयन। मतलब किसी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस को हम कैटायन और एनायन की मोलर कंडक्टेंस के सम के इक्वल बता सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एसिटेट आयन की मोलर कंडक्टेंस दे रखी है 50 गिवन इन द क्वेश्चन, और H प्लस आयन की दे रखी है 350, तो दोनों को ऐड कर दिया तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड कम्स आउट टू बी 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब आगे देखिए ध्यान से, molar conductance at any concentration for acetic acid solution is given in the question 20 Simon centimeter square मोल इनवर्स। ओके, तो मोलर कंडक्टेंस जो सॉल्यूशन की है वो आपको दे रखी है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपने कैलकुलेट कर ली है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो अल्फा हो जाएगा 20 अपॉन 400, 20 आपको क्वेश्चन में गिवन है मोलर कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपने कैलकुलेट कर लिया, सो 20 अपॉन 400 कम्स आउट टू बी 1 अपॉन 20, दैट इज 5 into 10 की पावर माइनस 2। ये आ गया आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। अब आप जानते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड का फॉर्मूला Ka का फॉर्मूला होता है C अल्फा स्क्वायर। ओके, जहां C क्या है कंसंट्रेशन, ये क्वेश्चन में गिवन है, और अल्फा आपने ऑलरेडी डिटरमाइन कर लिया है, तो Ka क्या आएगा 7 into 10 to the power minus 3, this is 0.007 which is given in the question, and alpha is 5 into 10 to the power minus 2 उसका स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो Ka आ जाएगा 1.75 into 10 to the power minus 5 मोल पर लीटर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हालांकि इजी था, लेकिन इसमें 3-4 फॉर्मूले यूज करने थे, जिस वजह से हो सकता है मॉडरेट क्वेश्चन की कैटेगरी में हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। क्वेश्चन नंबर 97 केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर इन नेचर। यानी आपके सामने कुछ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, उसमें से बताना है कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जो नॉन पोलर है। पोलर और नॉन पोलर आपको क्लियर होना चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं NO2, POCl3, CH2O और SbCl5। तो पहले आपको बता दें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 4, विच इज SbCl5 एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। तो एक बार जल्दी से हम चारों मॉलिक्यूल्स को देखते हैं, उनकी स्ट्रक्चर को देखते हैं, फिर समझ में आएगा कौन से मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 है और कौन से मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 नहीं है। तभी हम बता पाएंगे कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है और कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले बात करें NO2 की, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, तो आप देख सकते हैं ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन भी दिख रहा है और इसकी शेप से भी समझ में आ रहा है कि पोलर मॉलिक्यूल है जिसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं है। ओके, दूसरा हमारे पास है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो आप देख सकते हैं फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड की टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और इसका भी डायपोल मोमेंट 0 नहीं है, ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है। थर्ड हमारे पास है CH2O, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड और मेथनॉल। ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसका डायपोल मोमेंट भी 0 नहीं होता, नॉन जीरो डायपोल मोमेंट है। लेकिन जो नेक्स्ट हम फोर्थ की बात कर रहे हैं एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, इसमें हमारे पास ट्राइगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर होती है, ये एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इसकी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ये, क्योंकि ये डायपोल मोमेंट 0 रखता है। क्योंकि हम इसकी बात करें तो इसका जो नेट डायपोल मोमेंट आएगा SbCl5 मॉलिक्यूल का वो 0 आएगा, और 0 डायपोल मोमेंट होने की वजह से ही ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा जिसका डायपोल मोमेंट 0 है। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फोर्थ, विच इज SbCl5। ओके, यही बात यहाँ पे कही गई है, since SbCl5 has a regular trigonal bipyramidal geometry, so the net vector summation of bond moments will be 0, therefore it is a non-polar molecule. Okay, SbCl5 में रेगुलर ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री होती है, इसलिए इसका जो नेट वेक्टर समेशन ऑफ बॉन्ड मोमेंट्स होगा वो 0 आएगा, और ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 98 डी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपके पास कुछ स्पीसीज लिखी हैं और लिस्ट 2 में उनके डायपोल मोमेंट्स दे रखे हैं। लिस्ट 1 में आपके पास है FeCN6 होल माइनस 3, सेकेंड है FeH2O होल 6 प्लस 3,
FeCN6-4 और FeH2O होल 6+2। ठीक है, और इनके लिए जो डायपोल मोमेंट्स दे रखे हैं वो है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट्स दे रखे हैं वो है 5.92 बोर मैग्नेटॉन, 0 बोर मैग्नेटॉन, 4.90 बोर मैग्नेटॉन और 1.73 बोर मैग्नेटॉन। आपको बताना है कौन सी स्पीसीज का कौन सा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की करेक्ट वैल्यू है। ओके, इसके लिए आपके पास ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का थर्ड। सेकंड ऑप्शन कह रहा है ए का फोर्थ, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड। थर्ड ऑप्शन कह रहा है ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का थर्ड, डी का फर्स्ट। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का सेकंड। इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, मतलब ए का करेक्ट मैचिंग है 4, बी का करेक्ट मैचिंग है फर्स्ट, सी का करेक्ट मैचिंग है सेकंड और डी का करेक्ट मैचिंग है थर्ड। हम जल्दी से सारी स्पीसीज की बात करते हैं, उनके अंदर कौन सी स्पीसीज प्रेजेंट है, उसके अंदर आयन कौन सा है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है, और फिर उसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, उनकी बात करते हैं। तो एक एक करके हम सारी स्पीसीज को देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, जैसा कि मैंने कहा मैग्नेटिक मोमेंट इज कैलकुलेटेड एज न्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन वेयर एन इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। यानी आपको मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का आइडिया होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जो म्यू एस आएगा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वो होगा अंडर रूट एन एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन से, और जहां एन है वो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं हम। ओके, सबसे पहली स्पीसीज देखिए FeCN6-3। इसके अंदर जो Fe है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। Fe की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d6 4s2, तो Fe+3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d5 4s0। 3d5 में आप देखेंगे यहाँ पे साइनाइड आयन है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, इसलिए 2 2 1, यानी आपके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन केवल एक ही बचेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि स्पीसीज के अंदर आयन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और यहाँ पे जो लिगेंड है वो कौन सा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। तो 3d5 कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने की वजह से आपके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 बचा, और जब आप यहाँ n की वैल्यू 1 रखोगे तो म्यू जो आएगा दैट कम्स आउट टू बी 1.73 बोर मैग्नेटॉन। इसी तरह से सेकंड स्पीसीज की बात करें FeH2O होल 6+3, तो यहाँ पे Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है क्योंकि H2O का तो चार्ज होता नहीं है। Fe+3 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 ही आएगी, लेकिन यहाँ पे वाटर एक वीक फिल लिगेंड है जिस वजह से इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है। तो पांचों इलेक्ट्रॉन 5d ऑर्बिटल में अरेंज्ड रहेंगे, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इस बार आपके पास हो जाएंगे 5, इसीलिए जो म्यू की वैल्यू आएगी दैट कम्स आउट टू बी 5.92 बोर मैग्नेटॉन। ओके, अब इसी तरह बाकी दो स्पीसीज की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, थर्ड स्पीसीज है FeCN6-4। यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और Fe+2 है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d6। अगेन यहाँ पे साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी तो 6 इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल्स में अरेंज हो जाएंगे, तो आपके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 0 बचेगा, और जब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 0 है तो म्यू की वैल्यू भी 0 बोर मैग्नेटॉन आएगी। तो इस स्पीसीज का जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आएगा दैट कम्स आउट टू बी 0। अब नेक्स्ट देखिए FeH2O होल 6+2। यहाँ पे भी Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d6, बट इस बार जो है आपके पास H2O एक वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए आपके पास 6 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं डी के अंदर वो 5 ऑर्बिटल्स में अरेंज रहेंगे, तो आपके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। सो द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इज 4, दैट्स व्हाई म्यू कम्स आउट टू बी 4.90 बोर मैग्नेटॉन। ओके, तो इस तरह से आपने देखा, हमने चारों स्पीसीज के आयंस की बात कर ली, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख लिया, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को देख लिया, और चारों के स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट को भी कैलकुलेट करके देख लिया। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 99 गैसियस स्टेट चैप्टर से पूछा गया एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन for the total pressure in atmosphere in a mixture of 4 gram of O2 and 2 gram of H2 confined in a total volume of 1 liter at 0 degree Celsius is given R is equal to 0.082 liter atmosphere mole inverse Kelvin inverse and temperature is equal to 273 Kelvin। आपके ऑप्शंस हैं 26.02, 2.518, 2.602 एंड 25.18। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4, दैट इज 25.18 इज द करेक्ट आंसर। अभी कैसे आया, तो इसका सॉल्यूशन देखिए ध्यान से।
सॉल्यूशन से पहले मैं एक बार बता दूं आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आपको एक मिक्सचर का टोटल प्रेशर इन एटमॉस्फेयर कैलकुलेट करना है, जिसमें 4 ग्राम ऑफ O2 गैस है और 2 ग्राम ऑफ H2 गैस है। टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर दे रखा है 1 लीटर और टेम्परेचर आपको दे रखा है 273 केल्विन, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, और आर की वैल्यू भी आपके सामने गिवन है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर ऑफ मोल्स की। तो अपने पास दोनों गैसेस जो है उनके मास गिवन है। तो सबसे पहले बात करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 की, तो NO2 हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास। ऑक्सीजन का मास गिवन है 4, ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32, तो ये आ गया 1/8 मोल्स ऑफ O2। इसी तरह से बात करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 की, तो NH2 होता है मास अपॉन मोलर मास। हाइड्रोजन का मास गिवन है 2, मोलर मास है 2, तो ये आ गया 1 मोल। टोटल मोल्स कितने आएंगे, तो टोटल मोल्स होंगे ऑक्सीजन के मोल्स प्लस हाइड्रोजन के मोल्स। ऑक्सीजन का मोल है 1/8, हाइड्रोजन का मोल है 1, ऐड कर दिया तो 9/8 मोल्स टोटल मोल्स आ गया। अब हम जानते हैं फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन P इज इक्वल टू nRT। ओके, PV इज इक्वल टू nRT, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P टोटल इज इक्वल टू N टोटल, RT अपॉन V भी है, V यहाँ पे लिखा नहीं स्टूडेंट, समझ लीजिएगा इसको। तो P टोटल कितना आएगा, N कितना है 9/8, R कितना है 0.082, टी कितना है 273 और वॉल्यूम अपॉन वी में कितना है 1 लीटर। ओके, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25.18 विच इज गिवन इन ऑप्शन 4। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है टोटल प्रेशर पी इज इक्वल टू, पी टोटल इज इक्वल टू 25.18 एटमॉस्फेयर विच इज गिवन इन योर ऑप्शन 4। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए ध्यान से। देखते ही देखते हम आ गए इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 100 पे। और इस पेपर का भी ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 100, जो कि पी ब्लॉक एलिमेंट से पूछा गया एक इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द गिवन सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। आपके सामने कुछ ऑर्डर दे रखे हैं, कुछ सीक्वेंस दे रखी है और कुछ प्रॉपर्टीज उसके आगे मेंशन कर रखी हैं। आपको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए, SO2 SiO2, सॉरी CO2 SiO2 SnO2 PbO2 इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर। सेकंड है HF HCl HBr HI इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, दे आर इन द इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। थर्ड है H2O H2S H2Se H2T इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, दे आर शोइंग इंक्रीजिंग pK वैल्यूज। और फोर्थ ऑप्शन है NH3 PS3 ASH3 SbH3 इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, दे आर शोइंग इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3, दैट इज H2O H2S H2Se H2T इन द इंक्रीजिंग pK वैल्यूज। दिस इज नॉट द करेक्ट ऑर्डर। अब एक बार इसको समझते हैं, बाकी सारे ऑर्डर्स को भी देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, एक्सप्लेनेशन देखिए स्टूडेंट्स। स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, लोअर इज इट्स पीके वैल्यू। जैसा कि आप जानते हैं कोई भी एसिड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा उसका पीके वैल्यू उतना ही लोअर होगा। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स डिक्रीजेस। अगर हम स्पेशली ग्रुप 16 की बात कर रहे हैं तो ग्रुप 16 में टॉप टू बॉटम जाने पर जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है हाइड्राइड्स की वो डिक्रीज होगी, हेंस एसिडिटी इंक्रीजेस। इसीलिए जब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी तो बॉन्ड ब्रेक होना आसान हो जाएगा, H प्लस इजिली हटेगा, तो एसिडिटी बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी और पीके वैल्यू डिक्रीज होगी। इसका मतलब क्या हो गया, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यूज विल बी, क्या होनी चाहिए, H2O H2S H2Se एंड H2T इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, जबकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा था जो कि गलत है। ओके, इसके अलावा जो बाकी आंसर्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। तो जो गलत आंसर था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि वो कैसे गलत होगा और उसका सही आंसर क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा कि हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 91 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक सारे डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूं आपको सारे समझ में आ गए होंगे, उनका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।